हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित भाटिया। और बच्चों, जब भी हम लोग क्लास 6 से लेके 10 तक पढ़ते हैं और उसके बाद जब 11 में आते हैं, एक सबसे बड़ा जो हमें एक डिफरेंस फेस करना पड़ता है या वेरिएशन फेस करना पड़ता है, वो होता है भाई कि क्लास 6 से 10 तक के जो हम लोग के सिलेबस थे या जो स्टडी प्रेशर था, वो कंपेरेटिवली 11 के सामने काफ़ी कम था। इसके पीछे कारण था ऑब्वियसली भी जो कंटेंट था, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स थे, जो किताबें थी वो पतली पतली थी, जिसके वजह से हमें बार बार रिवाइज करने का मौका मिलता था एक ही चैप्टर को, बहुत बार टेस्ट देने का मौका मिलता था, जिसकी वजह से हम लोग इस सब्जेक्ट पर एक पकड़ अच्छी बन जाती थी। समय रहते हम लोग बहुत बार एक ही टॉपिक को कर पाते थे। वेयर एज इन क्लास 11 एंड 12 अकेडमिक्सली देखा जाए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 6 से लेकर 10 तक हम लोग जो भी टर्म फिजिक्स में जो भी चीज सीखते हैं या सुनते भी हैं, उन सब का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें 11-12 में मिलता है। और काफ़ी बड़ी वास्टेस होने की वजह से इस पूरे बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग को बहुत सही स्ट्रैटेजी और सिंसियरिटी भी फेस करनी पड़ती है। अगर वो ना करे तो शायद बड़ा डिफिकल्ट होता है ये सिलेबस कवर करना। तो इस वाले वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं भाई। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चैप्टर्स हम लोग फिजिक्स में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। नंबर 2, हम लोग ये भी बात करेंगे भाई कि किन किताबों को फॉलो करना सही होता है, किन किताबों को फॉलो करना चाहिए। और नंबर 3, हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें ताकि ये जिस तरह हम लोग की जर्नी 10 तक स्मूथ रही या इंटरेस्टिंग सी रही या मजेदार रही, उस तरह 11-12 की जर्नी भी एक सक्सेसफुल जर्नी रहे, जिसके एंड में हम लोग अच्छे से मार्क्स निकाल पाए, अच्छा रैंक निकाल पाए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में यही सारी बातों पर डिटेलिंग करने वाले हैं। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले ना एक बात हमेशा बोलता हूं, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हर चीज, इवन फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जो तुम्हें डिफिकल्ट या जो तुम्हें आसान लगती है वो डिपेंड करता है तुम देख किस तरह रहे हो उसे। हर चीज नजरिए पे डिपेंड करती है, हर चीज डिपेंड करता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एंगल कौन सा है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को कभी फिजिक्स डिफिकल्ट लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को केमिस्ट्री आसान लगे, हो सकता है फिजिक्स किसी को आसान लगे और केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगे, एंड सो ऑन, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी। बाबू, ये सारी चीजें निर्भर करती है कि हम लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना समय दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना डेडिकेटेड है उसके लिए, कितनी सिंसियरिटी सामने रख रहे हैं उसके लिए। अगर ये बैलेंस हम लोग मेंटेन कर पाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, तो हमारा रिजल्ट होना कंपलसरी है, रिजल्ट होगा ही होगा। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव। तुम अगर समय दोगे, वो सब्जेक्ट तुम्हारा आसान लगेगा, तुम्हें मजा आएगा, तुम वहां से मार्क्स निकाल पाओगे। तुम उस सब्जेक्ट को अगर टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट बन जाएगा, तो वहां से मार्क्स निकालने में तुम्हें दिक्कतें आएंगी, तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड सो ऑन। सो इट्स ऑल अबाउट our intention, dedication and focus for the particular subject, and this collection of subject हम लोग को रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करना सबसे पहले। क्लास 11 में फिजिक्स के जो चैप्टर्स मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं और 12 के चैप्टर्स मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। मैं 11 को 3 सेगमेंट में, बड़े 3 और ऐसे 4 में बांटता हूं। ऊपर से लेकर यहां तक को मैं मैकेनिक्स 1 कहता हूं। हम लोग इसी ऑर्डर में जनरली पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन दो ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमेशा पहले ही पढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि इसे छोड़ के हम लोग कहीं काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर लें। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जब भी हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं, चीजों की यूनिट को लेकर, चीजों के डायमेंशन को लेकर एक बेसिक आइडिया पहले से रख के रखते हैं, जिससे क्या होता है कभी भी जब आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो एक रफ स्केच, एक रफ व्यू पहले से निकालने में, इवैल्यूएट करने में आसानी पड़ती है। तो हमेशा यूनिट्स एंड डायमेंशन और वेक्टर्स, ये दो हमारे एलिमेंट्री चैप्टर है। जिसमें वेक्टर्स क्या है बच्चों? वेक्टर्स एक बेसिक मैथ्स का टॉपिक है। वेक्टर्स एक्चुअली मैथ्स में पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, पर हम लोग 11 के शुरुआत में इसलिए पढ़ लेते हैं बिकॉज आई गेस बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि रियल वर्ल्ड में जब तुम देखते हो तो क्वांटिटीज दो तरह की होती है। प्राइमरीली 2 तरह की होती है। बहुत लोग टेंसर की बात भी करते हैं। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। कुछ लोग टेंसर क्वांटिटी की बात भी करते हैं, बट हम लोग टेंसर पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग को स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है, पर वेक्टर्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमें क्लास 10 तक नहीं सिखाया जाता। मतलब हो सकता है कोई बच्चे पहले से पढ़ के रखे हो क्लास 10 में 11 के हिसाब से, बट 10th के स्टैंडर्ड तक में नहीं है। 11 के स्टैंडर्ड में वेक्टर्स आता है। ये वेक्टर्स का मैथ्स या वेक्टर्स अलजेब्रा या अरिथमेटिक ना पता होने की वजह से हम लोग फिजिक्स में बहुत कुछ 11 की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। बिकॉज सोचो कि अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने की बातें आएगी, फोर्सेस को ऐड करने की बात आएगी,
जब एक स्पेस में कहीं पर एक बॉडी पर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। हम लोग अभी तक जितनी भी बात की है क्लास 11 तक में, हम लोग ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात की है, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 3 डायमेंशन की बात नहीं की है। ठीक है, ये सब क्यों नहीं किया? बिकॉज हम लोग ने वेक्टर्स के मैथ्स नहीं सीखे थे। तो वेक्टर्स के मैथ्स ना सीखे होने की वजह से हम लोग ने क्या किया था भाई, इन सारी चीजों को इग्नोर किया। तो 11 शुरू होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड वेक्टर से। फिर बारी आती है काइनेमेटिक्स की, जो हम लोग की नेक्स्ट चैप्टर है। फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम लोग का खत्म होता है मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है भाई मैकेनिकल चीजों को लेकर, जैसे मशीन्स को लेकर। जैसे तुम अगर चल रहे हो तो कैसे चल पा रहे हो, तुम अगर बैठ रहे हो तो बैठते वक्त कैसे बैठ रहे हो, क्या कारण है जो तुम जब अगर एक गद्दे में बैठे तो गद्दा नरम फील देता है, वही फ्लोर पे अगर बैठे हो तो वो फ्लोर कड़ा सा एक फील देगा। हर एक चीज के मैकेनिज्म पर, हर एक चीज के कारणों पर जो मैकेनिकल वर्ल्ड में हो रहा है, उन सारे चीजों को रीजनिफाई करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स से 2 ब्रांच है बच्चों। ये पहली वाली जो है ना, ये पहला सेगमेंट, इसे हम लोग मैकेनिक्स 1 कहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट को हम लोग मैकेनिक्स 2 कहते हैं। दिस इज मैकेनिक्स 2। देन कम्स द थर्ड सेगमेंट, वेव्स एंड ऑसिलेशन इज इटसेल्फ द नेम ऑफ द थर्ड सेगमेंट। और ये हीट, थर्मोडिक, एटीजी मिला के हम लोग की थर्ड सेगमेंट। तो ये सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3 एंड सेगमेंट नंबर 4 हम लोग इसी ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर प्राइमरीली हमेशा स्टार्टिंग मैकेनिक्स 1 से होती है। इसके बाद जरूरी नहीं कि तो मैकेनिक्स 2 पर जाओ। कई बार समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग पहले वेव्स एंड ऑसिलेशन करते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर मैकेनिक्स 2 में जाते हैं, या फिर मैकेनिक्स 1 के बाद हीट में गए, फिर वेव्स में गए, फिर इस पर गए, या फिर मैकेनिक्स 1 करने के बाद मैकेनिक्स 2 पर गए एंड सो ऑन। तो ये जो ऑर्डर है, पर जब भी करते हैं तो एक बंच पकड़ते हैं, वो पूरा बंच कवर करते हैं, बिकॉज यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड है। मतलब मुझे लॉज ऑफ मोशन करते वक्त काइनेमेटिक्स काम में आता है, मुझे वर्क एनर्जी पावर करते मुझे लॉज ऑफ मोशन काम में आता है, मुझे सर्कुलर मोशन करते ऊपर की तीनों चीजें काम में आती हैं, और वेक्टर्स हर जगह लगता है। राइट, इस तरह से हम लोग ओवरऑल 11 के सिलेबस को देख सकते हैं। राइट, 11 कंसिस्ट ऑफ 4 प्राइमरी सेगमेंट, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड हीट। इस पूरे को हीट बोलते हैं। राइट, और मैं पहले ही बता दूं भाई, जब हम लोग एडवांस IIT JEE की बात करते हैं, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर मेडिकल एग्जाम्स की बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं एग्जाम्स की, तब मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना के बताऊंगा कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को हाईलाइट देते हैं लास्ट में, जिससे हम लोग रिजल्ट करने में हमें आसानी होती है, इससे हम ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। देखो भाई, जो बच्चे भी एग्जाम में रिजल्ट अच्छा करते हैं ना, वो 11-12 के जो सिलेबस में बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी समय रहते, काफ़ी बिफोर टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद कुछ पर्टिकुलर उन टॉपिक्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जिन टॉपिक्स में मल्टी कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होते हैं। मेरी बात को समझना, जैसे मैं क्लास 12 जब मैं बात करता हूं, क्लास 12 में ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स करते वक्त हम लोग बहुत मैकेनिक्स भी यूज करते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहा हूं तो होता क्या है, साथ साथ मेरा मैकेनिक्स 1 भी रिवाइज हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग क्लास 11-12 का सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर कुछ मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स बता दूंगा कि वही टॉपिक्स अपने को पहले करना है। उन टॉपिक्स को कवर जब कर लेंगे, अपने अल्टीमेटली सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। एक बार पूरा कवर करना होगा बिफोर टाइम, ताकि अपने एक बार सेकंड टाइम जब कवर करने जाएं तो सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करें। मैं उस पर बात करता हूं स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो भाई क्लास 12 के टॉपिक्स क्या क्या है, मैं क्लास 12 को भी 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। ये पहला है इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसको लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक का नाम भी देते हैं। ये सेगमेंट नंबर 1 है क्लास 12 में। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, यहीं पर एक टॉपिक और पढ़ते हैं कैपेसिटर, फिर करंट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, इस तरह सेगमेंट नंबर 1 ऑफ क्लास 12। फिर आती है हमारी ऑप्टिक्स एंड EM वेव। ऑप्टिक्स में 2 सेगमेंट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये आता है सेकंड सेगमेंट। ठीक है, एंड थर्ड सेगमेंट, इस पूरे को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज द फिजिक्स डेवलप्ड आफ्टर 1890। 1890 के बाद जब एटम भी डिविजिबल पता लगा, उसके बाद जो फिजिक्स डेवलप किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप की, उसके बाद डायोड्स, ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट्स आना स्टार्ट किए। ये सारी बातें मॉडर्न फिजिक्स की है। रेडियो एक्टिविटी की बातें स्टार्ट हुई, एक्सरे की बातें हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स की बातें हुई। ये सारी बातें हम लोग की इस मॉडर्न फिजिक्स सेगमेंट में आती है बच्चों। काफी स्कोरिंग सेगमेंट है, काफी सिंपल सेगमेंट है। ये वो सेगमेंट है जो केमिस्ट्री के संग बहुत हद तक कॉमन हो जाती है। मतलब हम लोग ये 12 में एंड में पढ़ते हैं जनरली, बट 11 के शुरुआत में काफी सारे टॉपिक तुम केमिस्ट्री में पढ़ लिए होते हैं जो यहां पर आती है। जैसे
ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, न्यूक्लियाई, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ के जो है वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 के केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं, तो इस टॉपिक को कवर करना काफ़ी आसान होता है। इस टॉपिक से मार्क्स अगर नहीं निकले तो मतलब दुख वाली बात होती है। तो ये टॉपिक को हम लोग बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समय रहते करते हैं, और जनरली लोग इसे लास्ट में करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी मैं प्रेफर करता हूं इसे लास्ट में ना करके इसे बीच बीच में, क्लास 12 के बीच बीच में करना चाहिए, इसे समय देना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक में से एक है, सबसे इजी स्कोरिंग टॉपिक में से। ऐसा होता है ना, कहीं पर अपने कम इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा निकाल सकते हैं, ये वो टॉपिक है। ठीक है, चलो इस पर और डिटेलिंग करते हैं आगे। फिलहाल ये रही 11 की पूरी सिलेबस, ये रही 12 की पूरी सिलेबस, और बुक्स क्या फॉलो करने हैं हमें। बच्चों देखो, बुक्स फॉलो करने की अगर बात आती है तो मार्केट में अपने पास बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है, बहुत कुछ कर सकते हो अगर लेने जाओ तो। बट जो बेसिक प्रिंसिपल था ना क्लास 10 वाला, अगर वो अपने दिमाग में रख पाते हैं और समझ पाते हैं, मैं बताता हूँ उसकी आगे पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने अलग से कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या किताबें हैं जो अपने जानते हैं, फिजिक्स की किताबें हैं मार्केट में, और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। मैं उतनी बड़ी लिस्ट भी तुम लोग के सामने इस वीडियो में नहीं रखने वाला। मैं बस सारे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो किताबें तुम ले सकते हो, या फिर मैं बोल दूं कि मैं उन लिस्ट को समराइज करके ना मैं अपने तरफ से एक आध नाम बस सामने रख रहा हूं। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एक आध किताब ही इज द बेस्ट बुक फॉर यू, बट इट इज वन ऑफ द प्रिफर्ड बुक फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से एक प्रिफर्ड बुक ये हो सकती है। देखो उस पूरे लिस्ट में ना अपने पास सेंगेज है, अपने पास अरिहंत की सारी किताबें हैं, बहुत सारी अपने पास MTG की किताबों की ऑप्शंस है, यूनिवर्सल बुक डेपो एररलेस जो किताब आती है उसकी ऑप्शंस है, रेस्निक हॉलिडे, बहुत सारी किताबें हैं। बट मैं अगर प्रेफर करूं भाई, सबसे पहली बात, तुम कोई भी एक पब्लिशर को अपना एक पब्लिशर किताब फिक्स करो। काफी लोग, और इवन मैं भी अरिहंत की किताब प्रेफर करता हूं पर्सनली। अरिहंत पब्लिशर से किताब आती है, DC पांडे की लिखी हुई किताब है, DC पांडे से लिखी हुई किताब है ये। और साथ में तुम NCERT भी अपने पास रख सकते हो, NCERT भी रख सकते हो। बट ऐसा होता है ना कि NCERT स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, उतना डिटेलिंग नहीं होती है। अरिहंत की जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत सीधी सादी लैंग्वेज होती है, तो अरिहंत की किताब ले सकते हैं। अरिहंत की 5 पार्ट आती है, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड ऑसिलेशन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, ऐसे मिला के पूरे 5 पार्ट 11 12 के मिलाकर, वो 5 पार्ट वाली किताब ले सकते हो। या फिर वो 2 वॉल्यूम वाली किताब आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वो ले सकते हो। फिर 5 पार्ट वाली किताब प्रेफर्ड है, उसमें थियरी बहुत आराम से लिखी हुई है, वो एक किताब ले लो। उस किताब में थियरी भी है, वो रेफरेंस थियरी की भी काम करती है, प्लस उसमें MCQ प्रॉब्लम सेट भी है, तुम दोनों वहां से खत्म कर सकते हो। मैं नहीं बोला सिर्फ अरिहंत ही बेस्ट है भाई, सेंगेज किताब भी ले सकते हो, सेंगेज भी प्रेफर्ड है। सेंगेज पब्लिशर से किताब आती है ना, तुम वो भी ले सकते हो। सेंगेज किताब में काफी डिटेलिंग होती है, ये मॉडरेट डिटेलिंग के साथ होती है, पर सेंगेज थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है। तुम्हें एक किताब चाहिए जिसमें तुम्हारी रेफरेंस थियरी हो, जिसे तुम कभी चाहो तो बैठ के पढ़ो, एक चैप्टर का ओवरव्यू ले पाओ। ठीक है, कई लोग उस ओवरव्यू के लिए NCERT यूज करते हैं, बट NCERT के साथ साथ तुम्हें एक बुक तो लेना ही पड़ेगा ताकि तुम MCQ सॉल्व कर पाओ, बिकॉज NCERT में MCQ सेट प्रॉपर्ली नहीं दिए हुए, तो तुम्हें NCERT के साथ साथ भी अरिहंत तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं सीधा अरिहंत लो, NCERT लेकर रखो, थोड़ा देखते रहना बीच में। इसके साथ साथ एक किताब और लगता है वो अपने को बहुत कंपलसरी है, वह है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्विंग की किताब, PYQs। तुम जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो बोर्ड के एग्जाम हो सकती है, वो नीट के एग्जाम हो सकते हैं, वो JEE के एग्जाम हो सकते हैं, तुम जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो बाबू, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे। ठीक है, और होता क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे, मैं इस पर आता हूं वापस। तो स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तुम सबसे पहला स्टेप करते हो, तुम क्लास को फॉलो करते हो, क्लास लेक्चर फॉलो करते हो, जिससे भी तुम जिन्हें भी फॉलो कर रहे हो उनके क्लास लेक्चर्स फॉलो करते हो, क्लास फॉलो करते हो, तुम क्लास फॉलो किए। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्लास फॉलो हुआ, इस क्लास फॉलो के बेस पे तुमने क्लास नोट्स बनाए। मैं डिटेल स्टडी नहीं बता रहा हूं, मैं बस एक एटलीस्ट अभी जब पढ़ाई शुरू करना है तो क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो मैं बता रहा हूं। क्लास नोट्स बनाए सबसे पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस क्लास नोट्स को करने के बाद तुमने अपनी एक रेफरेंस क्लास किया, क्लास नोट्स बनाया, रेफरेंस बुक को फॉलो किया एक बार उस पर्टिकुलर टॉपिक है जो टॉपिक क्लास में खत्म हुई।
प्लस रेफरेंस बुक करने के बाद चैप्टर वहां से समझ गए, वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए, रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए। ठीक है, मैं बोलता हूं रेफरेंस बुक और क्लास नोट्स बनाने की, ये मैंने क्लास नोट्स पढ़ा, मैंने फिर रेफरेंस बुक देखा, तो मैंने अपने क्लास नोट्स को थोड़ा सा अपडेट कर दिया। कैसे अपडेट किया? अपने एंड से क्लास नोट्स में पढ़ने के बाद जो भी समझ में आया, कुछ अगर तुमने रेफरेंस बुक में कुछ एक्स्ट्रा पाया तो उसे वहां पर ऐड कर दिया। इसके बाद तुमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए उसी टॉपिक के, जो टॉपिक तुमने क्लास में कवर किया। उसके बाद क्या हुआ, नोट्स को फर्दर अपडेट किया, प्लस फिर से अपडेट किया। तो तुम्हारे पास अब ये जो नोट्स बना है अपडेट करने के बाद, एक बार क्लास में पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े, पीवाईक्यू सॉल्व किए कि प्रीवियस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लास्ट ईयर में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि इसके लिए ये एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी अपने नोट्स में या तो हाईलाइट कर लिए या अगर मिसिंग है तो अपडेट कर लिए। इस तरह से तुम्हारा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अपना एक नोट्स बना जिसमें तुम संतुष्टि से भरोसा कर सकते हो, यू कैन बिलीव ऑन समथिंग, राइट। तो इस तरह से हम लोग को एक अपना नोट्स बना के रखना है जो एग्जाम के पहले तक, एग्जाम के आखिरी दिन आगे पीछे जब तुम्हें रिवाइज करना हो तुम्हारे पास एक अपना नोट्स रेडी होगा। तुम्हें इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना एग्जाम के आगे पीछे के रिवीजन के दिनों में, राइट। ओके, मैं इस पर और आगे डिटेल करता हूं, बट उसके पहले किताबों की बात कर लें। अरिहंत की किताब या कोई भी पब्लिशर जिसमें तुम्हें थियरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाए, मैं नहीं कहता सिर्फ अरिहंत ही लो, सेंगेज ले सकते हो, एमटीजी ले सकते हो, यूबीडी की किताब आती है, बहुत सारे पब्लिशर्स है। मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी, इसमें मैंने सिर्फ किताबों की बात की है। रेस्निक हॉलिडे वॉकर पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, वो भी कर सकते हो, पर कोई एक किताब जो बहुत, जिसमें तुम्हें एक ठीक ठाक थियोरी और रिलेटेड एमसीक्यू जो आजकल एग्जाम में आते हैं वो मिल जाए, तो थियोरी एमसीक्यू फील करता हूँ, मुझे अरिहंत एक एडुकेट किताब लगता है। बाकी सारी किताबों में कुछ ज़्यादा है डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ऐसे भी हैं, कुछ में थोड़ा कम है जिससे भी कभी कभार एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैंने एडुकेट किताब का नाम लिया यहाँ पर। फिर पीवाईक्यू ले लो, एक प्रीवियस क्वेश्चंस नीट की आती है, जो बच्चे नीट वाले नीट के लेंगे, जेई वाले जेई के लेंगे, एमटीजी की किताब आती है, अरिहंत की किताब आती है प्रीवियस 34 ईयर्स 33 ईयर्स की, वो किताब एक ले लो। इसके अलावा क्लास में मैकेनिक्स के लिए स्पेशली मैं बात करता हूं, फिर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करता हूं, कुछ सेगमेंट्स हैं, उस सेगमेंट्स के लिए एचसी वर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स ना एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल करते हुए मिल जाते हैं। एचसी वर्मा के एक्सरसाइज से ज्यादा मजेदार तो उसके ऑब्जेक्टिव 1 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं। अगर एचसी वर्मा देखते हैं ना तो उसमें सेगमेंट्स है शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बड़ा मजेदार है, प्यारा सा है, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह तरह के हैं, पहला क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलता है, दूसरे क्वेश्चन कुछ और सीखने को मिलता है, तीसरे क्वेश्चन से कुछ और सीखने को मिलता है। तो एचसी वर्मा के जो क्वेश्चन हैं वो काफी अच्छे कलेक्शंस हैं। वो खत्म करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और शॉर्ट क्वेश्चंस कब तो कवर करो, बहुत तरह तरह के तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ये जनरली हम लोग क्लास में ही कवर करते हैं, ये जनरली क्लासरूम में ही कवर हो जाती है, ठीक है। मैंने आई होप मैंने बता दिया कि ये बुक तुम्हें यूज करना है और ये हम लोग क्लास में करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी। ये रेफरेंस बुक रहा, हो सकता है तुम क्लास के पहले भी कहीं से पढ़ के रखना चाहते हो तो ये किताब से पढ़ के रखना चाहते हो सकता है तुम्हें देखना है क्या क्या चैप्टर सिलेबस में है, तुम इस किताब से देख लोगे। इसमें एमसीक्यू सेट्स है, थियरी है, सारी अच्छी दी हुई है। एचसी वर्मा पर्टिकुलरली हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी प्यारी न्यूमेरिकल है, इनकी थियरी भी अच्छी होती है, बट इनके न्यूमेरिकल्स काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी लर्निंग बेस्ड, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अच्छे होते हैं, राइट। तो ये एक कॉम्बिनेशन अपने यूज कर सकते हैं, कोई भी एक किताब से तुम थियरी और एमसीक्यू ले पाओ। प्रीवियस किताब होनी चाहिए जिससे तुमको पता लगे प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस तरह क्वेश्चंस के ट्रेंड है, तुम्हें एक बेसिक एक्सपेक्टेशन पता लग जाएगा कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन लेवल पर पहुंचना है। और एचसी वर्मा किताब हम लोग क्लास में जनरली समझते हैं और सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग थियरी और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। स्पेशली कुछ चैप्टर्स के लिए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कलेक्शन है क्वेश्चंस के यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा तुम्हारे प्रिपरेशंस को ना हमें इवैल्यूएट भी करना होता है कि भाई जो प्रिपरेशन हो रही है वो सही चल रही है, गड़बड़ है। हमेशा टेस्ट को लेकर क्लियर रहना है भाई, हमेशा टेस्ट देना है। तो हमारे यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या है कि टेस्ट, हम लोग का टेस्ट इंजन है, ऑनलाइन टेस्ट इंजन है। अभी ऑनलाइन टेस्ट इंजन पर हम लोग जाकर अपने आईडी क्रिएट करके टेस्ट दे सकते हैं, उसकी डिटेलिंग हमें आगे मिल जाएगी। बट
टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट वी ट्राई इज कि टॉपिक खत्म हुआ और वीकली, हर हफ्ते या फिर कम से कम 2 हफ्ते में एक बार जो भी टॉपिक कवर किया उस पर एक टेस्ट देते। ठीक है, इसे पार्ट बाय पार्ट जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर देख लें, फिर आगे बढ़े। देखो, मैं तुम्हें एक इसी टेस्ट के बेस पर एक अच्छी बात बताता हूं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है मेरा, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सब अपने साथ रखें। बहुत बड़ी चीज है कि जब भी हम लोग कोई टेस्ट देते हैं, जब भी कोई पढ़ाई करते हैं और टेस्ट देने के बाद मार्क्स देखते हैं, तो वहां से हम लोग लर्निंग निकालते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है टेस्ट देने से तुम्हें पता लगता है तुम कहां पर गलती कर रहे हो, कहां गलत हो रहे हो, कहां तुम स्लो हो, किस पोर्शन में तुम स्लो डाउन कर रहे हो, कौन सा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन तुम्हें रोक रहा है पीछे। हमेशा ट्राई करो अपनी गलतियों को मार्क करने का, मिस्टेक्स को लिख के रखने का। ठीक है, और मिस्टेक्स को हमेशा अपने डेली बेसिस में अगले टेस्ट के पहले जरूर पढ़ लो कि लास्ट वाले टेस्ट में ऐसी गलतियां हुई थी, तो लिखो अपने मिस्टेक्स को। ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। तो स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो तुमने क्लासेस फॉलो करना है। क्लासेस के पहले भी तुम थियरी पढ़ के रख सकते हो अपने रेफरेंस बुक से, क्लास के बाद भी पढ़ सकते हो। क्लास के पहले पढ़ के तुम्हें एक पता रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि भाई क्या आज पढ़ाया जाएगा, तो तुम उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। तो पहला स्टेप, क्लास में बैठने के पहले थोड़ा सा पहले से टॉपिक पढ़ के रखो। दूसरी बात, क्लास फॉलो किए, क्लास के बाद क्लास नोट्स को पढ़ लिए वापस से, फिर अपने रेफरेंस बुक को एक बार गो थ्रू किए, जो भी नोट्स में अपडेट करना था कर लिए, फिर आगे PYQ सॉल्व किए, फिर नोट्स में जो अपडेट करना था वो भी कर लिए कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की चीज़ें नोट रख लेते हैं, कर लिए, तुम्हारा नोट्स रेडी है। प्रिपरेशन किए, हर वीक एक टेस्ट दे दिए, जो टॉपिक तुम्हारी कवर हुई है, 2 हफ्ते में एक टेस्ट दे दिए, टॉपिक कवर हुई। उस टेस्ट को देने के बाद तुम उस टेस्ट के जो तुम्हारी गलतियां हैं उसे देखो, अपने मिस्टेक्स को मार्क करो, कहाँ गलती हो रही है। अगर तुम इस मिस्टेक्स को मार्क करते हो और इसे रेगुलर लेवल पे इवैल्यूएट करते हो, देखना जरूर इंप्रूवमेंट और आएगा, और तुम बहुत आगे तक जाओगे इसके वजह से। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलती को ना नजरअंदाज मत करो। गलती करना दिक्कत नहीं है, गलती रिपीट करना दिक्कत है, एक ही तरह की गलती बार बार करना दिक्कत है। तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट के बाद मिस्टेक्स को मार्क करना बहुत जरूरी है, और हर टेस्ट के पहले रिवीजन करके टेस्ट देना भी जरूरी है, ताकि तुम जस्टिफाइड रहो कि हाँ तुमने प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग एक क्लास के रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं, सिंसियरिटी से हर एक टॉपिक को कवर करते जाते हैं, तो तुम्हें पता लगेगा ना कि हर एक टॉपिक के कलेक्शन से एक चैप्टर बनता है, कलेक्शन ऑफ चैप्टर से एक पूरा सब्जेक्ट बनता है, और इन 3 सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, से तुम्हारे एंट्रेंस का रिजल्ट बनता है या तुम्हारे हर एग्जाम का रिजल्ट और स्कोर बनता है। तो ये बैलेंस स्टडी और ये सिंसियर स्टडी बहुत ज़रूरी है बच्चों इस पूरे जर्नी में। मैंने थोड़ा बहुत एकेडमिक्स वाली बात की, मैंने थोड़ी सी नॉन एकेडमिक्स वाली बात की, मैंने बताया कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एकेडमिक्स वाली और भी बहुत सारी बातें मैं आने वाले और भी कुछ सेशंस में करने वाला हूँ। आज मैं इस वाले वीडियो मैंने ट्राई किया भाई एक ओवरव्यू देने का कि 11th 12th का जर्नी कैसा है, स्पेशली फॉर फिजिक्स, और क्या कैसे पढ़ना है, क्या कैसे नहीं पढ़ना, मैंने उसके थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया। दिस मच फॉर दिस वीडियो, एंड आई एक्सपेक्ट that we all have a great learning together, right? Thank you everyone. Thank you so much. Bye bye.